सबसे पहली बात बहुजन समाज के लोगों को और देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो चंदा चोरी का मामला चल रहा है, ये मामला उनकी आपसी लड़ाई का हिस्सा है। क्योंकि मान लो अगर वो चंदा चोरी नहीं होता तो क्या वो चंदा बहुजन समाज के विकास के लिए लगने वाला था, मूल्यवासी समाज के लिए विकास के लिए लगने वाला था, पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं उनके विकास के लिए लगने वाला था, या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम देश के डेवलपमेंट के लिए वो लगने वाला था? ऐसा तो कहीं उसका उपयोग होने वाला नहीं था। उसका उपयोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अगर चोरी नहीं होता तो भी उसका उपयोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ लीपापोती किया जा रहा है, लेकिन इस मामले को लंबा इसलिए खींचा जा रहा है कि अभी जो जनगणना का पहला चरण हुआ, उस पहले चरण में ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती नहीं की गई। इस मुद्दे को दबाना है तो कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगे रहना चाहिए, ताकि विपक्ष उस मुद्दे पर बिजी रहे तो ओबीसी की गिनती के मुद्दे को दबाया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखकर राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को लंबा खींचा जा रहा है ताकि विपक्ष इसमें बिजी रहे। जो उत्तर प्रदेश का ही बहुत बड़ा मामला है। आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अयोध्या का मामला है। अयोध्या में जो तमाम लोग जो चंदा चढ़ाते हैं, वो चंदे की चोरी हो गई। आपने भी इसमें बहुत सारे पोस्ट लिखे। क्या कहेंगे सर, जो लोग वास्तविक जो इसमें चंदे में घोटाले में शामिल थे, वो लोग तो पकड़े नहीं गए? देखिए, सबसे पहली बात बहुजन समाज के लोगों को और देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो चंदा चोरी का मामला चल रहा है, ये मामला उनकी आपसी लड़ाई का हिस्सा है। क्योंकि मान लो अगर वो चंदा चोरी नहीं होता तो क्या वो चंदा बहुजन समाज के विकास के लिए लगने वाला था, मूल्यवासी समाज के लिए विकास के लिए लगने वाला था, पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं उनके विकास के लिए लगने वाला था, या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम देश के डेवलपमेंट के लिए वो लगने वाला था? ऐसा तो कहीं उसका उपयोग होने वाला नहीं था। उसका उपयोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अगर चोरी नहीं होता तो भी उसका उपयोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होता है। और उस पर जो लोग उस सिस्टम में शामिल हैं वो उस चंदे पर मौज उड़ा रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। तो इस देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिनको ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था का नुकसान है और जो खामियाजा इसका भुगत रहे हैं, उनकी आंख ये खुलनी चाहिए कि जो भगवान का डर दिखा करके तमाम काम बहुजन समाज के लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से करवा लेते हैं, अगर वो भगवान से डरते होते तो भगवान के पास रह करके वो इस प्रकार की घटिया हरकत क्यों करते? तो इसका मतलब ये है कि वो खुद ही भगवान से नहीं डर रहे। अच्छा, भगवान के यहाँ पैसा रुपया तो चलता नहीं है, तो पैसे की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान को तो पैसे की कोई जरूरत है नहीं। तो ये ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को मूर्ख बनाकर, चढ़ावा चढ़वा करके, चंदा उगाही कर करके ये अपनी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को ये काम छोड़ देना चाहिए, इन लोगों को मजबूत करने का काम छोड़ देना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें सरकार लीपापोती करवा रही है, एसआईटी के माध्यम से उसमें सरकार लीपापोती करवा रही है। 2-4 लोगों को पकड़ा है, छोटे छोटे लोगों को, और बड़े लोगों को क्लीन चिट दे दिया है। जिन छोटे लोगों को पकड़ा है उनमें से भी किसी के घर से तो बरामदगी हुई नहीं है। जब किसी के घर से बरामदगी नहीं हुई है तो जब ट्रायल चलेगा तो उस ट्रायल में वो लोग भी छूट जाएंगे जो छोटे लोग पकड़े गए हैं। तो लास्ट में इसका क्या निकलेगा? लास्ट में ये निकलेगा कि सभी लोग, ऐसा लीपापोती करने में सरकार लगी हुई है। एफआईआर नहीं करना और एसआईटी का गठन करना, इसका क्या मतलब है? एसआईटी लीगल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ लीपापोती किया जा रहा है, लेकिन इस मामले को लंबा इसलिए खींचा जा रहा है कि अभी जो जनगणना का पहला चरण हुआ, उस पहले चरण में ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती नहीं की गई। इस मुद्दे को दबाना है तो कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगे रहना चाहिए, ताकि विपक्ष उस मुद्दे पर बिजी रहे
तो ओबीसी की गिनती के मुद्दे को दबाया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखकर राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को लंबा खींचा जा रहा है, ताकि विपक्ष इसमें बिजी रहे और इस दौरान जो जनगणना का मुद्दा है उस मुद्दे को दबा दिया जाए। तो ये ओबीसी के लोगों के लिए गहरी साजिश का विषय है। 90-92 में जब मंडल कमीशन आया था तो 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई। उस धोखेबाजी पर पर्दा डालने के लिए राम मंदिर बाबरी मस्जिद का आंदोलन उस समय चलाया गया था और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। तब भी राम मंदिर का मामला उठा करके ओबीसी के मुद्दे को दबाया गया था। आज जब कैबिनेट में पास होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती सरकार नहीं कर रही है, तो इस मुद्दे को राम मंदिर में चंदा चोरी के नाम पर दबाया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि राम मंदिर में जब से निर्माण शुरू हुआ तब से जमीन को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम प्रकार की धन उगाही चल रही। अयोध्या में कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया, इसको कौन नहीं जानता है? इसको तो पूरी अयोध्या जानती है और पूरा देश जानता है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है। लेकिन उन लोगों से इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो लीपापोती में लगे हैं और लीपापोती करके इस मामले को खत्म कर देंगे। लेकिन इस मुद्दे को इसलिए लंबा खींच रहे हैं ताकि ओबीसी के लोगों का जो बड़ा मामला है उस मामले को दबाया जाए। जी, आप सर पूरे देश भर में घूम रहे हैं और जातीय जनगणना कराने के लिए और पूरे देश भर में आप परिवर्तन यात्रा भी निकालते हैं। तो सर ओबीसी लोगों तक क्या संदेश पहुंच रहा है और क्या प्रतिक्रिया है ओबीसी लोगों की? आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, क्या ओबीसी लोग अपनी जनगणना कराना चाहते हैं? क्योंकि जो दिखाया जाता है कि ओबीसी के लोग जो हैं वो सनातनी हो गए हैं और राममय हो गए हैं। क्या क्या हकीकत है सर जमीनी? अगर ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को स्वीकार कर रहे हैं तो आरएसएस बीजेपी को नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बनाकर क्यों रखना पड़ा है? ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर रखना और बार बार नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा जाना कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, ये इस बात का सबूत है कि पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हो रहे हैं। और उस जागृति का एक नमूना 2024 के इलेक्शन में दिखा, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई और देश के कई अन्य राज्यों में हार गई और उसको जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी वो लंगड़ी सरकार हो गई, डेढ़ पैर की सरकार हो गई। तो इस बात का सबूत है कि ओबीसी जागृत हो रहा है। और इसी का नतीजा रहा कि पहले आरएसएस बीजेपी के लोग खुलेआम ये कहते थे कि हम जनगणना के विरोधी हैं, जाति जनगणना पाप है। ऐसा नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर कहे थे जब नीतीश कुमार ने जनगणना का फैसला लिया था। तो वो लोग कैबिनेट में पास कर दिए कि हम जनगणना करेंगे। इसका मतलब क्या है? दबाव में है, ओबीसी जागृत हो रहा है इसलिए दबाव में है। तो अब खुलकर ये नहीं कहने की हिम्मत है कि हम जनगणना के विरोध में हैं। जनगणना चोरी छुपे नहीं करना चाहते, उधर दिखावा कर रहे हैं कि हमने कैबिनेट में पास कर दिया है, करेंगे, और इधर चोरी से जनगणना को रोकने की भी साजिश कर रहे हैं। तो अब इस साजिश को ओबीसी को समझना है। अब जो ये साजिश हो रही है इसको समझना है और इसका जवाब देना है। तो सर मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। साथियों, हमारे साथ थे चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। सर ने बहुत सारे जो हमने सवाल किए उस पर जवाब दिए। इस पर आपका क्या कहना है? साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम सर से चर्चा करता रहते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।